ओके, आज हम डिस्कस करेंगे मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का टॉपिक, कि अगर कोई करंट करिंग वायर किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हो तो कितना फोर्स फील करेगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल इक्विडिस्टेंट मतलब यूनिफॉर्म है, स्ट्रेंथ बी है, जो वायर है इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है और जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इसके बीच का एंगल थीटा है, तो जो करंट करिंग वायर है ये फोर्स फील करेगा F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। और ध्यान रखना ये थीटा किसके बीच का एंगल है, थीटा एंगल है आई एंड बी के बीच का एंगल, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और साइन जीरो पता है जीरो होता है, तो कभी ऐसा हो गया है कि वायर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो गया तो थीटा जीरो हो जाएगा और फोर्स जीरो हो जाएगा। ऐसे देखते हैं अगर टू करंट करिंग वायर्स पैरेलल प्लेस्ड हैं एक दूसरे के, तो करंट करिंग वायर्स अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। जैसे इस वायर में करंट अपवर्ड जा रहा है, तो अगर राइट हैंड में होल्ड करूँ ऐसे में, तो देख सकते हैं इस वायर के राइट में मेरी फिंगर्स इनवर्ड जा रही हैं और लेफ्ट में बाहर की तरफ आ रही हैं, तो वायर के राइट में लाइंस इनवर्ड होंगी और इसके इधर आउटवर्ड होंगी। तो यहाँ पर जो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, इनवर्ड मीन्स क्रॉस, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें रखा हुआ है वायर 2। इसका मतलब जो वायर 1 है उसके मैग्नेटिक फील्ड में वायर 2, तो ये फोर्स फील करेगा। कितना फोर्स फील करेगा वायर 2? वायर 2 जो होगा फोर्स फील करेगा F21 मीन्स फोर्स ऑन वायर 2 ड्यू टू 1, ये आएगा म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई R, अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R है। ये जो कैलकुलेट हुआ है ये यूनिट लेंथ के लिए, फॉर यूनिट लेंथ, तो जितने भी लेंथ के लिए निकालना होगा यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और इतना ही फोर्स लगेगा अगर हम Y2 की बात करें, Y2 के ऐसे 2 के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगा। अगर Y2 को देखें तो अगर 2 को मैं राइट हैंड में होल्ड करता हूँ तो उसके लेफ्ट में लाइंस आउटवर्ड जा रही हैं, तो उस आउटवर्ड फील्ड में ये वायर 1 है, तो इस पर कितना फोर्स होगा, इस पर फोर्स होगा F12 मीन्स फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और ये भी इतना ही होगा I2 अपॉन 2 पाई R। तो मैग्नीट्यूड उतना ही रहता है, ये भी यूनिट लेंथ के लिए है। अब यहाँ पे दोनों फोर्स अट्रैक्टिव होंगे अगर करंट सेम डायरेक्शन में, ठीक है। इफ I1 एंड I2 आर इन सेम डायरेक्शन, अगर डायरेक्शन सेम है तो जो फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव होगा, और अगर I1 एंड I2 अपोजिट डायरेक्शन में, इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, तो फोर्स कैसा होगा, तो F जो हो जाएगा ये रिपल्सिव हो जाएगा। तो जब भी दो वायर में करंट सेम डायरेक्शन फ्लो करेगा, दोनों वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और एक में जैसे करंट अपवर्ड एक में डाउनवर्ड, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे ही हम लोग कैलकुलेट करते हैं, जैसे सपोज यहाँ पे बहुत सारा इस टाइप क्वेश्चन आ जाता है कि एक करंट करिंग स्ट्रेट वायर है, इसमें सपोज आई करंट फ्लो कर रहा है और इसके आसपास एक कोई रेक्टेंगुलर कॉइल है ABCD, इसमें कितना फोर्स फील करेगा। सपोज इसका एज लेंथ A के इक्वल है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस R के इक्वल है, और इसमें सपोज करंट फ्लो कर रहा है I डैश इसमें, ठीक है। तो अब इसमें जो BC एंड AD साइड होगा, ये दोनों साइड, इनका फोर्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ दो साइड बचेंगी AB और DC। तो AB को एक वायर ट्रीट करो, एक वायर ये, इन दोनों में कितना फोर्स लगेगा इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, और CD और इसमें कितना फोर्स लगेगा वो भी इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। तो देख सकते हो इन दोनों में करंट अपवर्ड जा रहा है, तो फोर्स ऑन AB कितना आएगा, यह आ जाएगा म्यू नॉट I इंटू आई डैश अपॉन 2 पाई R, और क्योंकि अट्रैक्टिव होगा तो मतलब फोर्स इस साइड लगेगा, और फोर्स ऑन CD कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई डैश अपॉन 2 पाई, डिस्टेंस कितना होगा इन दोनों में R प्लस ए हो जाएगा डिस्टेंस, और इसमें करंट अपवर्ड जा रहा है और इसमें देखें तो करंट किधर आएगा डाउनवर्ड, तो फोर्स कैसा हो जाएगा रिपल्सिव, तो इसमें फोर्स इस साइड जाएगा। तो नेट फोर्स क्या आएगा, क्लियर है कि ये वाली वैल्यू ज़्यादा होगी, पास में है, ठीक है, R कम है, ये फोर्स ज़्यादा होगा, ये कम होगा। जैसे ये अगर F1 मान लें, ये F2, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, नेट फोर्स हो जाएगा F नेट हो जाएगा F1 माइनस F2, और नेट फोर्स का डायरेक्शन यही रहेगा, तो यहाँ से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया फोर्स। अब देखते हैं टॉर्क की बात करते हैं। अगर कोई भी एक कॉइल है, रेक्टेंगुलर कॉइल या किसी भी शेप का कॉइल है, अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में हो, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऐसे जा रही हैं,
इस साइड मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, इसकी स्ट्रेंथ सपोज बी टेस्ला है और इसका एरिया सपोज ए के इक्वल है, इसका एरिया, और इस एरिया पे जो इसका करंट का डायरेक्शन है, जैसे ये करंट नहीं, इस पर जो परपेंडिकुलर जाएगा, जो नॉर्मल जाएगा, ठीक है, इस पर जो नॉर्मल होगा वो और मैग्नेटिक फील्ड, इनके बीच का जो एंगल है ये सपोज थीटा, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द एरिया या एरिया वेक्टर बोल सकते हो डायरेक्ट। तो ये जो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, टॉर्क आता है m क्रॉस b, और इसको लिख सकते हो mb साइन थीटा। इस मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कितनी होती है, m होता है NIA, और डायरेक्शन क्या होता है इसका, अगर यहाँ पे साउथ पोल बन रहा है, जैसे क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है साउथ पोल, तो उससे आउट जाता है, मतलब जो भी रेक्टेंगुलर कॉइल होगा यहाँ क्लॉकवाइज करंट का डायरेक्शन मतलब साउथ पोल, तो मैग्नेटिक मोमेंट आउट होगा, ठीक है। और लेकिन डायरेक्शन इतना क्लियर है कि एरिया के परपेंडिकुलर ही रहेगा, तो ये एरिया के परपेंडिकुलर, इसका डायरेक्शन गिवन है मैग्नेटिक फील्ड का, इनके बीच का एंगल हो जाएगा थीटा। और अगर दोनों पैरेलल हो गए, मतलब जैसे एरिया ऐसे हो गया, मैग्नेटिक फील्ड वैसे जा रही है, तो इसमें परपेंडिकुलर से जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड वैसे हो जाएगा, तो टॉर्क क्या हो जाएगा, टॉर्क हो जाएगा 0, ठीक है, क्योंकि साइन 0 0 होता है। तो ये यहाँ पे एंगल देखना, एंगल हमेशा किसके बीच का होगा, परपेंडिकुलर टू द एरिया मीन्स एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगर कभी एंगल इस कॉइल के प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का गिवन है, तो जो थीटा होगा उस केस में थीटा होगा 90 माइनस गिवन एंगल। अगर एंगल गिवन है प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल, ठीक है। तो ये तो हो गया टॉर्क का फॉर्मूला। अब देखते हैं जो हमारा गैल्वेनोमीटर होता है, जो हमारा गैल्वेनोमीटर होता है उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं एमीटर में। कैसे एमीटर में कन्वर्ट होता है एक गैल्वेनोमीटर, तो हमारा जो गैल्वेनोमीटर होता है, गैल्वेनोमीटर की जो करंट सेंसिटिविटी होती है वो होता है NAB/K। एन हो गया कितने टर्न है, एरिया हो गया लूप का, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, और फोर्स कांस्टेंट लिख सकते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट, और वोल्टेज सेंसिटिविटी होता है NAB/KR। जरूरी नहीं कि अगर हम करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज करें तो वोल्टेज सेंसिटिविटी भी इंक्रीज हो। जैसे n इंक्रीज करेंगे, तो अगर n इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस, जैसे ये डबल किया तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा, तो अगर ये डबल दोनों 2 कैंसिल हो जाएगा, ये चेंज नहीं होगा। तो अगर n डबल करके करंट सेंसिटिविटी चेंज कर रहे हैं तो वोल्टेज सेंसिटिविटी चेंज नहीं होता है, ठीक है। तभी क्वेश्चन आता है कि क्या नेसेसरी है कि अगर करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज किया है तो वोल्टेज सेंसिटिविटी इंक्रीज हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अब जो हमारा गैल्वेनोमीटर होता है उसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं एमीटर में, गैल्वेनोमीटर के साथ में पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस का रेजिस्टर कनेक्ट कर देते हैं, जिसे शंट रेजिस्टेंस बोलते हैं, और इसकी वैल्यू काफ़ी कम होती है। सपोज पहले इसमें IG करंट फ्लो कर रहा था, ये कनेक्ट करने पे क्या होगा, क्योंकि लो रेजिस्टेंस है, नेट रेजिस्टेंस डिक्रीज, तो नेट करंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज। सपोज I फ्लो कर रहा है तो नेट हो जाएगा I माइनस IG, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे कि क्योंकि दोनों पैरेलल में हैं तो वोल्टेज ड्रॉप सेम रहेगा, तो IG इंटू जी इक्वल आएगा I माइनस IG इंटू एस। यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे न्यूमेरिकल्स में। कभी कभी इन दोनों में इतना ज़्यादा डिफरेंस होता है कि IG को नेग्लेक्ट कर देते हैं, I इंटू एस लेके चलते हैं डायरेक्ट कैलकुलेशन में, ठीक है। तो यहाँ से इस फॉर्मूले पे लगाएंगे न्यूमेरिकल्स। ये हो गया हमारा एमीटर में कन्वर्ट हो गया, अगर इसके पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस का रेजिस्टर लगा दिया। और अगर वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है तब क्या होता है, वोल्टमीटर कन्वर्ट करने के लिए गैल्वेनोमीटर के साथ में एक हाई रेजिस्टेंस का रेजिस्टर लगा देते हैं। तो पहले अगर यहाँ पे I करंट फ्लो कर रहा है तो पहले वोल्टेज ड्रॉप क्या रहा होगा, अगर ये नहीं था तो I इंटू जी, और अब कितना हो जाएगा I इंटू आर, ये हो जाएगा न्यू वोल्टेज, ठीक है। तो ये कन्वर्ट किस में जाता है, वोल्टमीटर। तो अगर गैल्वेनोमीटर के सीरीज़ में हाई रेजिस्टेंस का रेजिस्टर लगाते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है वोल्टमीटर में। अगर गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लो रेजिस्टेंस का रेजिस्टर लगाते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है एमीटर में। एक आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस वैल्यू 0 होती है और एक आइडियल वोल्टमीटर की रेजिस्टेंस वैल्यू इनफाइनाइट होती है, ठीक है। इसी का ध्यान रखना, ओके।